सो हेलो एवरीवन। आज साउथ इंडियन किंगडम करके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साउथ इंडियन किंगडम्स। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्थ इंडियन किंगडम्स के बारे में देखा था। ठीक है। अब हमारा जो फोकस है वो साउथ इंडिया की तरफ जाएगा और साउथ इंडिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट किंगडम्स का जन्म होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड में, उन सारी डायनेस्टीज के बारे में हम देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन सीरीज है एंड आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 24 साउथ इंडियन किंगडम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई जब गुप्तास का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज का जन्म हुआ। और जब नॉर्थ इंडिया में ये सारी डायनेस्टीज आई जैसे गुर्जर प्रतिहारा, चालुक्याज हो गए, कालचूरीज हो गए, पालाज हो गए, ये सारे जो नॉर्थ इंडियन कह सकते हैं, इन डायनेस्टीज का जन्म हुआ। उसी के ठीक ठीक उसी टाइम पर साउथ इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज का जन्म होता है जैसे कि पल्लवाज, चालुक्याज और पांड्याज। ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा इन्हीं साउथ इंडियन किंगडम के इर्द गिर्द हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी का नाम आता है इश्वाकू डायनेस्टी। ठीक है। इश्वाकू डायनेस्टी जिसने 220 से लेकर 320 एडी के बीच में अगर आप देखें आंध्र प्रदेश रीजन में अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको एस्टैब्लिश किया। तो इश्वाकू डायनेस्टी के फाउंडर थे वशिष्ठी पुत्र चंटामुला और आंध्र प्रदेश में ये डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। ये वाला रीजन आप देख सकते हैं। इनकी अगर राजधानी की बात करें तो विजयपुरी इनकी राजधानी का नाम था, जिसको आज मॉडर्न डे में हम नागार्जुन कोंडा भी कहते हैं। और इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 220 से 320 एडी के बीच में। अगर इश्वाकूस देखें तो उन्होंने बुद्धिज्म और उसके साथ साथ वैदिक हिंदुइज्म को पैटर्नाइज किया था। अगर हम इस डायनेस्टी के कुछ फीचर्स की बात करें तो इश्वाकू डायनेस्टी ने नागार्जुन कोंडा स्कूल ऑफ आर्ट को एस्टैब्लिश किया था। अगर नागार्जुन स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये अमरावती स्कूल का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। और अमरावती स्कूल के एक्सटेंशन का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे पैनल्स पे आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी। तो ये जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से रिलेटेड जो इमेजेस बनाई गई, इसी को बोला गया नागार्जुन कोंडा स्कूल ऑफ आर्ट। इसको शुरुआत करी थी इसकी इश्वाकू डायनेस्टी ने। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो एक एम्पी थिएटर भी एस्कावेशन में मिला है जो ये बताता है कि ये जो डायनेस्टी थी इश्वाकूज, इनका रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड लिंक था। क्योंकि जनरली एम्पी थिएटर ये इस तरीके के जो सर्कुलर स्टेडियम होते हैं, ओपन थिएटर, ओपन स्टेडियम्स, इनको एम्पी थिएटर कहते हैं। तो एम्पी थिएटर बेसिकली एक रोमन आर्किटेक्चर है। तो वैसा ही एक एम्पी थिएटर हमें नागार्जुन कोंडा में भी एस्कावेशन में मिला है। इससे ये पता चलता है कि इश्वाकूस का इस डायनेस्टी रोमन एम्पायर के साथ एक ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश था। ठीक है। तो अगर इनके रूल के सिग्निफिकेंस की बात करें तो उन्होंने सतवाहना डायनेस्टी की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ उन्होंने धर्म, आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेड को भी प्रमोट किया। और बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं जिससे पता चलता है कि इश्वाकूस का एक एलॉबरेट सी ट्रेड लिंक जो है, जो मरीन ट्रेड है, इश्वाकू डायनेस्टी में काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था। उसके अलावा नागार्जुन कोंडा जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग और आर्ट बन के उभरा, और नागार्जुन कोंडा को इतना बड़ा एक आर्ट का सेंटर बनाने में इश्वाकूज ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर दूसरा नाम आता है कदम डायनेस्टी का। कदम डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 350 से लेकर 550 एडी का। ठीक है। और देखा जाए तो ये पहली ग्रेट डायनेस्टी थी कर्नाटका की। चलिए अब देखते हैं कदम डायनेस्टी के बारे में। तो कदम डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम था मयूर श्रमण। ठीक है। वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने पल्लवा जो उनके ओवरलॉर्ड थे, ठीक है, उनके खिलाफ बगावत छेड़कर एक इंडिपेंडेंट किंगडम कदम डायनेस्टी या कदम किंगडम को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। इनकी जो राजधानी थी वो थी बनवासी। ठीक है। जो कि वैजयंती भी जिसको कहते हैं। ठीक है, वैजयंती। अब इनके की फीचर्स देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में अपनी डायनेस्टी, अपनी इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए मयूर श्रमण ने पल्लवाज राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा और
अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में एस्टैब्लिश किया। अगर आप देखें कदम दे वर द चैंपियंस ऑफ वैदिक हिंदुइज्म, यानी वैदिक हिंदुइज्म को इन लोगों ने प्रमोट किया था। और उसके साथ साथ वैदिक हिंदुइज्म के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण वैदिक रिचुअल्स सच एज अश्वमेध यज्ञ, ये सारे जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसको भी ये लोग प्रैक्टिस करते थे। अगर देखा जाए इस डायनेस्टी की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है तो वो है कन्नड़ भाषा को प्रमोट करने का काम। ठीक है, कन्नड़ भाषा को प्रमोट करने का काम। तो अगर कन्नड़ आइडेंटिटी, कनाडिगा आइडेंटिटी की बात करें, कन्नड़ कल्चर की बात करें, कनाडिगा कल्चर की बात करें और कन्नड़ भाषा की बात करें तो कदम डायनेस्टी ने उसकी सबसे पहले नींव रखी थी। ठीक है, तो दे लेड द फाउंडेशन फॉर द कनाडिगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इस चीज को याद रखेंगे। ये हो गया आपका कदम किंगडम। ठीक है, ये वाला एरिया जो है अगर आप देखें तो दिस पार्ट इज कदम किंगडम। फिर आप इधर आंध्र प्रदेश में ये वाला जाएंगे तो यहाँ पे इश्वाकूस थे। ठीक है, इश्वाकूस, ये हो गया आपका कदम किंगडम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमें एक सबसे अर्लीस्ट, सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ, जो कि 4th and 5th सेंचुरी एडी से बिलोंग करता है। तो देखा जाए तो कमल हसन ने जो बोला था कि तमिल लैंग्वेज इज ओल्डर देन कन्नड़ लैंग्वेज, तो दैट वाज राइट। ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, लोग हिस्टोरिकली दे आर वेरी नाइव। ठीक है, तो उन लोग हर चीज को अस्मिता का सवाल बना देते हैं, पर जबकि है नहीं ऐसा। तमिल लैंग्वेज इज मच मच ओल्डर देन कन्नड़ लैंग्वेज, जो कि हमारे पास जो भी एविडेंसेस है वो तो यही कहते हैं। बाद में अगर कोई एविडेंस मिल जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, अगर हम कदम के सिग्निफिकेंस की बात करें, कदम रूल के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये कर्नाटक की सबसे पहली इंडिजिनस डायनेस्टी थी। कर्नाटक की पहली इंडिजिनस डायनेस्टी थी जिन्होंने वैदिक रिलीजन को प्रमोट किया, कन्नड़ भाषा को प्रमोट किया और रीजनल कल्चर को प्रमोट किया। और इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई कर्नाटक के अर्ली पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री में। ठीक है, और इनका रोल जो है इतना सिग्निफिकेंट है, इसी वजह से इनको कहते हैं कि ये सिर्फ राजा नहीं थे, दे वर नॉट जस्ट रूलर्स बट दे वर द आर्किटेक्ट ऑफ कन्नड़ कल्चर, लैंग्वेज एंड इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया कदम डायनेस्टी। अगली जो डायनेस्टी है वो है वकाटका डायनेस्टी। तो वकाटकाज अगर आप देखें तो 250 एडी से 500 एडी के बीच में ये वाला जो रीजन है, जिसमें मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला जो रीजन आता है, यहाँ पर इनकी डायनेस्टी थी। तो देखा जाए वकाटकाज बेसिकली सतवानास के फ्यूडल लॉर्ड्स थे। दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ सतवानास, जिन्होंने 250 एडी के टाइम से लेकर 500 एडी के बीच में इन्होंने अपना शासन किया। अगर फाउंडर की बात करें तो विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी। और देखा जाए तो ये गुप्तास के कॉन्टेम्पररी रूलर्स थे, यानी कि जब नॉर्थ इंडिया में गुप्ता राजा रूल कर रहे थे तो डेक्कन रीजन में वकाटकास का शासन चल रहा था। वकाटकास को विंध्यास भी कहते हैं, विंध्यकास भी कहते हैं। ये नाम याद रखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वेर आल्सो नोन एज विंध्यकास, तो आंसर इज वकाटकास। तो देखा जाए वकाटका डायनेस्टी एक तरीके से ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ठीक है, वकाटका डायनेस्टी एक तरीके से ब्राह्मण डायनेस्टी थी। इनके की फीचर्स की बात करें तो दे मेनली रूल्ड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, अगर इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज नंदीवर्धन, जो कि आज के मॉडर्न डे नागपुर में लोकेटेड है। ठीक है, और एक और इनकी राजधानी थी दैट वाज परवापुरा। ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे, परवापुरा। और दे आर नोन फॉर देयर पैटर्नेज ऑफ रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर एंड केव आर्किटेक्चर। ठीक है, इनके नाम से एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन भी हमें मिलता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब बात आती है कि वकाटकास और गुप्तास के बीच में क्या रिश्ता था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप इस मैप को देखें, ठीक है, एक मैप आपको मैं समझा के मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मैप को देखें तो फॉर एग्जांपल लेट मी चेंज द पेन। तो ये वाला जो एरियाज थे, ठीक है, ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जो कि वकाटकास के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट थे और इसी इन्हीं पोर्ट से बेसिकली रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड होता था। अब ये वाला जो रीजन है, जो नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे गुप्तास थे। तो गुप्तास की नजर थी इन पोर्ट्स पे, लेकिन ये पोर्ट थे
वकाटकास डायनेस्टी के अंडर। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी एक वकाटका रूलर जिनका नाम था रुद्रसेन उनसे कर दी। बाद में रुद्रसेन की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद प्रभावती गुप्ता एक तरीके से सारी सत्ता प्रभावती गुप्ता के हाथ में आ जाती है और इनडायरेक्टली अपनी बेटी के थ्रू जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं वो वकाटका डायनेस्टी को भी कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली इस मैट्रिमोनियल अलायंस ये जो थी, जो शादी करी थी अपनी बेटी की, उसके पीछे जो मुख्य वजह थी वो थी ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वेस्टर्न पोर्ट्स पे गुप्तास का कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। और वो ये भी चाहते थे कि वकाटकास के साथ मिलके ये जो गुजरात वाले रीजन में जो सकाज रहते हैं उनको हराया जा सके। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन से करी थी। ठीक है। अब अगली जो डायनेस्टी है उसका नाम है पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवास के बारे में अगर हम बात करें तो पल्लवास ने जनरली 575 एडी से लेकर 900 एडी के बीच में शासन किया। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन डायनेस्टी है जिसने द्रविडियन कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश करने का काम किया। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो इनके अगर हम अर्ली ओरिजिन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पल्लवास ये सतवाहनास के फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, जो पल्लवास थे दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ सतवाहनास। बाद में पल्लवा डायनेस्टी, एक सिंह विष्णु करके एक राजा थे, उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने का काम किया तमिलनाडु रीजन में। इनकी राजधानी की बात करें तो कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड ट्रेड, और इसी वजह से कांचीपुरम को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इनके पीरियड ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो 500 से 900 के बीच में पल्लवास ने तमिलनाडु रीजन में अपना शासन किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 500 से लेकर 900 एडी के बीच में। और दे वर द कंटेम्पररीज ऑफ चालुक्याज ऑफ डेक्कन एंड ऑफन उनकी लड़ाई जो है चालुक्याज के साथ चलती रहती थी। तो अगर आप देखें तो पल्लवास और चालुक्याज के बीच में 36 का आंकड़ा था, उनके बीच में युद्ध अक्सर चलता रहता था। अब बात नाम आती है कि पल्लवा नाम का मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत सारे जो है बहुत सारी स्टोरीज हैं। कुछ तो स्टोरी ये भी कहते हैं पल्लव मतलब होता है चोर। तमिलियन भाषा में पल्लव यानी कि थीफ, चोर। तो हो सकता है कि ये नॉन क्षत्रिय ओरिजिन के थे, किसी बैंडिट क्लास, किसी चोर उचक्के वाली क्लास से ये लोग बिलोंग करते थे, लेकिन फिर बाद में राजा बन गए होंगे। ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बेसिकली इन लोगों का जो शासन था, एक तमिलनाडु, जो नॉर्दर्न तमिलनाडु है उसको तोंडई मंडलम कहते हैं। ठीक है, तोंडई मंडलम यानी लैंड ऑफ क्रीपर्स, तोंडई मंडलम। और वहां पे जो क्रीपर होती है उसके जो बड होती है, जो न्यूली जो बड निकलती है उसको पल्लव कहा जाता है। तो हो सकता है कि नाम वहां से भी आया हो। तो कुछ भी हो सकता है कि पल्लव मतलब चोर भी होता है, पल्लव मतलब कि क्या बोलेंगे, बडिंग ब्रांच ऑफ अ क्रीपर। क्रीपर समझ में आता है, बेसिकली जो लताएं चढ़ती हैं। तो ये वाला जो एरिया था तोंडई मंडलम का, लैंड ऑफ क्रीपर, यहाँ पे काफी ज्यादा क्रीपर्स होते थे, और क्रीपर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो एकदम नया अभी निकल रहा होता है उसको पल्लव कहते हैं। तो हो सकता है ये नाम वहां से भी आया हो। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर और आर्ट की फील्ड में काम किया है। फिर बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं, कुछ उनके इंस्क्रिप्शंस भी हैं। फिर उनके टाइम पे कांचीपुरम जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन भी बनकर उभरेगा। तो यही सारी चीजें हम आगे एक एक करके देखते हैं। तो देखा जाए तो वैसे पल्लव कई सारे राजा थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है उनका नाम है महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, तो चलिए महेंद्र वर्मन वन के बारे में देखते हैं। तो 600 से लेकर 630 एडी के बीच में महेंद्र वर्मन ने सत्ता संभाली। इनके बहुत सारे नाम थे, जैसे विचित्र चित्त यानी कि क्यूरियस माइंड, चैत्यकारी यानी कि ये बहुत सारे महल और बनाया करते थे, मंदिर बनवाया करते थे, इस वजह से इनका नाम चैत्यकारी भी है। चित्रकार पुली भी इनका नाम है क्योंकि ये एक अच्छे पेंटर थे। तो चित्रकार पुली का मतलब होता है टाइगर एमंग आर्टिस्ट। ठीक है, टाइगर एमंग आर्टिस्ट। तो टाइगर एमंग आर्टिस्ट, और इनका कुछ नाम गुणभद्र भी है। तो ये भी यूपीएससी में सवाल आ चुका है।
विचित्र चित्त चैत्यकारी चित्रकार पुली गुणभद्र। इन्होंने एक किताब लिखी थी मट्ट विलासा प्रहसन, यानी कि डिलाइट ऑफ द ड्रंकार्ड, यानी कि शराबी किस तरीके से दुनिया को देखता है। उन्होंने अपनी इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया है। मट्ट विलासा प्रहसन बेसिकली एक संस्कृत ड्रामा है। अगर आप देखें तो महेंद्र वर्मन वन वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट लिटरेचर म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने पैट्रोनाइज किया। हालांकि अगर आप युद्ध के क्षेत्र में की बात करें तो ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द सेकंड इन अ बैटल। पुलकेशिन द सेकंड एक राजा थे, ही वॉज अ चालुक्यन रूलर पुलकेशिन, और उन्होंने युद्ध के मैदान में इनको मार गिराया। अब कुछ आर्किटेक्चर देखते हैं तो पल्लवा आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो मंडगापट्टू करके एक केव टेम्पल है, ठीक है, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 7th सेंचुरी। ये इट इज द अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल विथ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो बेसिकली महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कराया गया, मोस्टली रॉक कट टेम्पल्स। अगर आप देखें तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की जो शुरुआत है वो पल्लवाज ने करी थी। उसी में जो कुछ अर्लीस्ट जो टेम्पल्स हैं वो महेंद्र वर्मन वन ने बनाए थे। उसी का एक एग्जाम्पल है मंडगापट्टू केव टेम्पल। ठीक है, मंडगापट्टू केव टेम्पल। बाद में शोर टेम्पल भी बनेगा, इसको हम आगे देखेंगे। तो महेंद्र वर्मन वन की अगर हम डिफीट के बारे में बात करें तो महेंद्र वर्मन वन युद्ध के मैदान में एक चालुक्यन रूलर पुलकेशिन से युद्ध हार गए और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखें इनके बीच में राइवलरी भी है। ठीक है, इधर पल्लवा डायनेस्टी है, पल्लवा किंगडम है, इधर चालुक्य किंगडम है, इनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब अगले इंपॉर्टेंट राजा आते हैं जिनका नाम है नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट। 630 से लेकर 668 एडी तक इन्होंने शासन किया। अगर आप देखें तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द पल्लवा रूलर्स। ठीक है, इनके कुछ और भी नाम है, महामल्ल या ममल्ल। महामल्ल, मल्ल का मतलब होता है युद्ध, मतलब कुश्ती। ठीक है, तो इस वजह से इनको महामल्ल भी कहा जाता है। महामल्ल यानी द ग्रेट रेसलर। ठीक है, द ग्रेट रेसलर। चलिए नरसिम्हा वर्मन वन के बारे में देखते हैं। तो नरसिम्हा वर्मन वन ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, और इनको पल्लवास का सबसे ग्रेटेस्ट राजा माना जाता है। अगर देखा जाए तो उन्होंने युद्ध के मैदान में पुलकेशिन द सेकंड को हराया और मार भी दिया, और इस तरीके से उन्होंने अपनी बाप की मौत का बदला पुलकेशिन द सेकंड से लिया। पुलकेशिन द सेकंड को हराने के बाद चालुक्यास की राजधानी जिसका नाम था वाटापी, उसके ऊपर पल्लवास का कब्जा हो गया और नरसिम्हा वर्मन वन ने अपने आप को वाटापी कोंडा की उपाधि दे दी। वाटापी कोंडा का मतलब होता है द कॉन्करर ऑफ वाटापी। ठीक है, वाटापी क्या है बेसिकली? वाटापी जो है बादामी, जो चालुक्यास की राजधानी थी जिसका नाम था बादामी, जो कि कर्नाटक में मौजूद है, इसी का ओल्ड नेम था वाटापी। ओल्ड नेम ऑफ बादामी वॉज वाटापी। और चालुक्यास को हराने के बाद नरसिम्हा वर्मन वन ने अपने आप को वाटापी कोंडा की उपाधि दे दी। फिर देखा जाए तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ ममल्लपुरम। ठीक है, जो ममल्लपुरम करके शहर है जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं, इसको फाउंड किसने किया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने। ठीक है, ये रहा वो युद्ध का मैदान। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो दिस इज ये युद्ध का मैदान है जहां पर चालुक्यास और पल्लवास के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलकेशिन द सेकंड को हरा दिया। ठीक है, बाकी जैसा मैंने बताया था कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम करके बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वो उन्होंने फाउंड किया था। अगर आप देखें चाइनीज ट्रैवलर जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे, हुएनसैंग, वो नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पर भी, मतलब सेम ही टाइम है बेसिकली। अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो नरसिम्हा वर्मन वन वॉज बेसिकली कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन। तो जब हुएनसैंग हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे उसी टाइम पर फिर वो आगे फिर नरसिम्हा वर्मन वन की भी जो है राज दरबार में आते हैं। ठीक है, तो वो कांचीपुरम पहुंचते हैं 642 एडी में। उस टाइम पर नरसिम्हा वर्मन वन का शासन था और उन्होंने पल्लवा किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के काफी ज्यादा बखान किए हैं अपने ट्रैवलॉग में। अगला जो कंट्रीब्यूशन है नरसिम्हा वर्मन वन का वो है पांडव रथ। ठीक है, पांडव रथ। तो ये टोटल ये
5 रथ हैं, जिसमें आपको ये जो पांडव रथ है ये मोनोलिथिक रॉक कट है, यानी कि एक पहाड़ को काट के बनाए हुए ये सारे रथ हैं जो पांडवों को समर्पित हैं, पांडव और द्रौपदी को समर्पित हैं। ठीक है, पंच पांडव रथ इसी वजह से इसको कहते हैं। और ये एक रॉक कट टेम्पल का एग्जाम्पल है। रॉक कट टेम्पल का मतलब है पहाड़ को काट के मंदिर बनाया गया है। इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगले जो राजा नाम आता है उनका नाम आता है नरसिम्ह वर्मन द सेकेंड, जिनको हम राजसिम्हा के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है डेट इज 695 टू 722 एडी। ठीक है, अब इनके मेजर कंट्रीब्यूशन की बात देखें तो 695 से 722 तक इन्होंने राज्य किया। इनको ही इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाने का जो सारा श्रेय है वो नरसिंह वर्मन द सेकंड को जाता है, जिनको राजसिम्हा के नाम से भी बुलाते हैं। स्ट्रक्चरल टेम्पल का मतलब होता है कि ये रॉक कट टेम्पल नहीं है, बेसिकली ईंट और पत्थरों को जोड़ के जो मंदिर बनाए जाते हैं उनको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि गुप्ताज पहले राजा थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत करी थी। तो नॉर्थ इंडिया में जब गुप्ताज ने स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाए तो उसी से सीख कर साउथ इंडिया में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत करी पल्लवा रूलर, जिनका नाम था नरसिंह वर्मन द सेकेंड। ठीक है, अब कुछ खास मंदिर हैं उनके नाम देख लेते हैं एक एक करके। शोर टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में लोकेटेड है। ठीक है, शोर टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में लोकेटेड है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। फिर दूसरा है कैलाशनाथ टेम्पल, कांचीपुरम में लोकेटेड है, ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इट इज द अर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल विथ सर्कम ऑब्युलेटरी पाथ एंड सब्सिडरी श्राइन्स। ठीक है, तो ये सबसे पुराना मंदिर है जहां पर आपको प्रदक्षिण पथ और ये सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर इनके शासनकाल की बात करें तो नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पर रॉक कट टेम्पल से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए जाने लगे, और इस तरीके से ही लेड द फाउंडेशन फॉर द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। अगला जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है डेट इज वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये भी कांचीपुरम में मौजूद है। तो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल की बात करें तो ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ठीक है, एंड मोस्ट नोटेबल फीचर इज यूनिक सैंक्टम, जहाँ पे आपको रॉयल फैमिली ऑफ द पल्लवास के इमेजेस के राजाओं की इमेजेस आपको पेंटिंग के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउथ इंडियन कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। अगले लेक्चर में हम चालुक्याज ऑफ बादामी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था, सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता था, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।